दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि अगर मुझे दो एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना हो तो मुझे हमेशा उस केस को कंसीडर करना चाहिए जिसमें इनपुट साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। तो अगर मेरे पास दो एल्गोरिथम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किए गए हो और मुझे ये पता करना हो कि दोनों एल्गोरिथम में से कौन सा बेस्ट है, तो मुझे ये देखना होगा जब इनपुट साइज बहुत बड़ा हो जाए तो दोनों में से कौन कम टाइम लेता है। और इसके लिए हमने ये भी देखा था कि अगर एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 और यहाँ पर मैं कुछ कांस्टेंट ले लेता हूँ 8। तो दोस्तों जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब जब n की वैल्यू इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाए, तो ये दो टर्म एरर हो जाएंगे और ये डोमिनेट कर लेगा। एन स्क्वायर मतलब बाकी दो को डोमिनेट कर लेगा, यानी 7n प्लस 5 ये 8n स्क्वायर के सामने एरर हो जाएंगे। यहां पर मैं कह रहा हूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं। तो दोस्तों देयरफॉर आई कैन राइट t ऑफ n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर। तो अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो तब दोनों एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करूं, यानी एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2 दोनों का एक्सप्रेशन दोस्तों कुछ इस तरह निकलेगा। यानी यहाँ पर एल्गो 1 का एक्सप्रेशन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा वो कुछ इस तरह निकलेगा k1 इंटू एफ ऑफ एन, और एल्गोरिथम 2 का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह निकलेगा k2 इंटू जी ऑफ एन। तो मुझे अगर ये पता करना है कि दोनों एल्गोरिथम में से कौन सा बेस्ट है, तो मुझे बस ये देखना होगा कि एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्गोरिथम 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 8n स्क्वायर, और एल्गोरिथम 2 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 7n क्यूब। तो आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर n स्क्वायर है, यहाँ पे n क्यूब है, ऑब्वियसली n क्यूब बड़ा होता है n स्क्वायर से, इसलिए एल्गो 2 जो है ये कम टाइम एफिशिएंट होगा और एल्गोरिथम 1 ये ज़्यादा टाइम एफिशिएंट होगा, मतलब ये कम टाइम लेगा, कौन, एल्गो 1। सो यहाँ पर दोस्तों जब भी हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिमिटिंग बिहेवियर में एनालाइज करते हैं, लिमिटिंग बिहेवियर मतलब यहाँ पर मैं n को इन्फिनिटी के करीब ले जाकर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर रहा हूँ, तो इस तरह के दोस्तों एनालिसिस को हम कहते हैं असिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो असिम्प्टोटिक एनालिसिस को अगर मैं डिफाइन करूं तो बेसिकली जैसे मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ये मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच है, वैसे ही असिम्प्टोटिक एनालिसिस दोस्तों एक मैथ्स का ब्रांच है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इन मैथमेटिकल एनालिसिस असिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑल्सो नोन एज असिम्प्टोटिक्स इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग लिमिटिंग बिहेवियर। लिमिटिंग बिहेवियर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्चुअल बिहेवियर को नहीं देख रहे हैं, लिमिटिंग बिहेवियर को देख रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पूरी एक्सप्रेशन में से जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो कौन सा पार्ट डोमिनेट कर ले रहा है, तो वही डिसाइड करेगा कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने लिखा हुआ है कि अगर एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 8n है, n स्क्वायर प्लस 8n, then as n becomes very large मतलब tends to infinity, then 3n becomes negligible as compared to n square। मतलब हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में नॉट, इट इज नॉट 3n, दिस इज 8n। ओके, सो दोस्तों ये जो 8n है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू n स्क्वायर। द फंक्शन f of n is said to be asymptotically equivalent to n square as n tends to infinity। आई थिंक यहाँ से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन था f of n वो n स्क्वायर प्लस था 8n, और जब n की वैल्यू वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गई तब दोस्तों ये जो है वो नेग्लिजिबल है n स्क्वायर के सामने। तो हम लोग कहेंगे कि f ऑफ n जो है वो एक्चुअली n स्क्वायर के इक्वल है असिम्प्टोटिकली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि f ऑफ n इक्वल्स टू n स्क्वायर है, मैं कह रहा हूँ f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर असिम्प्टोटिकली। मतलब अगर हम लोग n की वैल्यू इन्फिनिटी के करीब लेकर एनालाइज करें तो f ऑफ n सिर्फ n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, बाकी के टर्म्स क्या है, एरर है। तो दोस्तों इस तरह अगर हम लोग ये डिफाइन करें कि दो फंक्शंस असिम्प्टोटिकली इक्वल कब होंगे तो उसे हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हेन वी कैन से टू फंक्शंस आर असिम्प्टोटिकली इक्वल व्हेन इन द बोथ फंक्शन f of n and g of n हाईएस्ट ग्रोविंग सब फंक्शन इज सेम, देन बोथ फंक्शंस आर असिम्प्टोटिकली इक्वल। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि f of n जो है वो है n स्क्वायर प्लस 10, g of n जो है वो है n स्क्वायर प्लस n प्लस 5। तो अगर आप ये दोनों फंक्शन को एनालाइज करेंगे तो जब n की वैल्यू हम टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लें तो f ऑफ n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n स्क्वायर के, बिकॉज 10 जो है वो एरर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग g ऑफ n में n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लें तो यहाँ पर n प्लस 5 एरर हो जाएगा और g ऑफ n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए f ऑफ n का जो एक्सप्रेशन है और g ऑफ n का जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। तो अगर दो फंक्शन में दोस्तों हाईएस्ट ग्रोविंग जो फंक्शन है, मतलब हाईएस्ट वाला जो टर्म है जो डोमिनेट कर रहा है बाकियों को,
वो अगर सेम है तो हम कहेंगे दोनों फंक्शन असिम्प्टोटिकली इक्वल है। क्या हम मैथमेटिकली इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी क्या हम कोई ऐसी फॉर्मूला बना सकते हैं जो ये बताए कि दो फंक्शन असिम्प्टोटिकली इक्वल है कि नहीं? तो आंसर है यस, वी कैन फाइंड दैट फॉर्मूला। देखिएगा यहाँ पर मैं उस फॉर्मूले को आपको बता दूं। अगर दोस्तों आपको ये चेक करना हो कि दो फंक्शन असिम्प्टोटिकली इक्वल है कि नहीं, तो आप वो दोनों फंक्शन को डिवाइड करो, यानी एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन जिसे आपको कंपेयर करना है, आप वो दोनों फंक्शन को डिवाइड करो और तब उसके बाद आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाकर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है तो दोनों फंक्शन असिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। जैसे इसी केस को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास है एन स्क्वायर प्लस 10 एंड देन उसके बाद जो हमारे पास है जी ऑफ एन वो है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 5। ओके, तो अगर आप देखेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पर एन इन्फिनिटी पुट करे, यहाँ एन इन्फिनिटी पुट करे, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ एन टेंस टू इन्फिनिटी, इट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो दोस्तों एन स्क्वायर का क्या आंसर होगा? यहाँ पर एन स्क्वायर का जो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा 2n, और 10 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं। यहाँ पर एन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2n और देन n का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0। सो अब अगर मैं n के लिए इन्फिनिटी पुट करूँ तो अगेन जो दोस्तों है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में भी 2, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या है 1 विच इज कांस्टेंट, हेंस फंक्शंस आर असिम्प्टोटिकली इक्वल। तो इस मेथड को याद रखिएगा जिसके जरिए आप ये फाइंड कर सकते हैं वेदर टू फंक्शंस आर असिम्प्टोटिकली इक्वल और नॉट। क्या करना है, दोनों फंक्शन को डिवाइड करना है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर कांस्टेंट मिलता है तो बोथ फंक्शंस आर असिम्प्टोटिकली इक्वल। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि असिम्प्टोटिकली इक्वल फंक्शन किसे कहते हैं। और इसे भी याद रखिएगा जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है कि f of n and g of n are said to be asymptotically equal if and only if limit n tends to infinity, this is not x, this is actually n, limit n tends to infinity f of n upon g of n equals to constant। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं तो असिम्प्टोटिकली इक्वल तो आपने समझ लिया कैसे होते हैं। तो दोनों फंक्शन में से अगर वो दोनों असिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं है तो एक फंक्शन या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो उसे कैसे पता किया जाए ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली दी हो दो एल्गोरिथम की तो हम लोग उसे देखकर बता सकते हैं कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर मेरे को कोई प्रोग्राम दिया गया हो तो उस पर हम कैसे पता करेंगे कि दोनों प्रोग्राम असिम्प्टोटिकली इक्वल है कि नहीं? तो इसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक कोड सेगमेंट है जिसमें एक फॉर लूप लगी हुई है, अंदर प्रिंटफ है लर्न एल्गो विथ MID, और दूसरा एक और कोड सेगमेंट है जिसमें लिखा गया है लर्न एल्गो विथ MID। दोनों फॉर लूप का डिफरेंस ये है कि ये फॉर लूप 1 से लेकर n तक चल रहा है और दूसरा फॉर लूप 1 से लेकर 2n तक चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये कोड सेगमेंट कितना टाइम लेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पहले टेबल के मेथड से किया था। तो ये जो स्टेटमेंट है असाइनमेंट वाली, ये एक बार रन होगी, मान लीजिए इसके लिए टाइम लग रहा है T1। ठीक है, अब दोस्तों ये जो कंडीशनल चेकिंग है मैंने आपको बताया ये n+1 टाइम्स रन होगी, तो हर एक टाइम चेकिंग के लिए सपोज T2 टाइम लग रहा है तो टोटल टाइम कितना होगा n+1 इंटू T2। फिर ये जो अपडेट वाली है ये n टाइम्स चलेगी, तो यहाँ पर n टाइम्स सपोज अपडेट के लिए T3 टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो प्रिंट है ये भी n टाइम चलेगा, मान लिया एक प्रिंट के लिए T4 टाइम लग रहा है तो n प्रिंट के लिए कितना लगेगा n_T4। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड कोड की बात करें तो सेकेंड कोड में दोस्तों यहाँ पर असाइनमेंट है, ये भी एक बार होगा, मान लिया इसके लिए T1 टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर अब देखो कि कंडीशनल चेकिंग कितनी बार हो रही है, 2n टाइम्स हो रही है, राइट। तो दोस्त यहाँ पर सॉरी i जो है 1 से लेकर 2n तक जा रहा है, कंडीशनल चेकिंग 2n+1 टाइम्स होगी, मतलब फॉर लूप जितनी बार भी चलेगा उससे एक ज्यादा। तो यहाँ पर n टाइम्स चल रहा था तो यहाँ पर n+1, यहाँ पर 2n टाइम्स चल रहा है तो यहाँ पर 2n+1 इंटू मान लिया एक चेकिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है T2, तो 2n+1 चेकिंग के लिए टाइम लगेगा 2n+1 इंटू T2। ओके, देन उसके बाद दोस्तों ये एक अपडेट के लिए मान लो T3 टाइम लग रहा है, तो अपडेट कितनी बार होगा, जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा, कितनी बार चल रहा है 2n टाइम्स सक्सेसफुली, तो यहाँ पर हमें टाइम लगेगा 2n इंटू T3। देन उसके बाद प्लस अब यहाँ पर जो प्रिंटफ है ये यहाँ पर कितनी बार चल रहा है 2n टाइम्स, एक प्रिंटफ को मान लीजिए T4 टाइम लग रहा है तो 2n को लगेगा 2n इंटू T4। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें n टेंस टू इन्फिनिटी की तो आप देखोगे T ऑफ n इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर दोस्तों आप इसे देखोगे तो ये कांस्टेंट टर्म है और n कहाँ पे है, n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, n यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ
वो सारे n के टर्म एक साथ ले लेता हूँ और कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लेता हूँ। तो t2 को अंदर लेकर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो t1 प्लस t2, यानी यहाँ से एक t1 यहाँ से एक t2 ले लिया, और बाकी n के टर्म एक साथ ले लोगे तो ब्रैकेट में t2 प्लस t3 प्लस t4 मिलेगा। ओके, सो दोस्तों अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए तो ये एरर हो जाएगा, और इसे मैं कुछ कांस्टेंट कह देता हूँ, तो हमें t ऑफ n मिलेगा n टाइम्स k। ओके, उसी तरह दोस्तों अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखोगे तो t ऑफ n इक्वल्स टू, यहाँ पर भी कांस्टेंट हम एक साथ ले लेता हूँ t1, देन उसके बाद जो यहाँ पर t2 है ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक t2 भी मिल जाएगा, है ना। फिर उसके साथ अब 2n वाले टर्म एक साथ ले लूँ तो t2 प्लस t3 प्लस t4 ऐसे मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो t2 t3 t4 इंटू 2 है इसे मैं कुछ कांस्टेंट k1 कह देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये टर्म तो एरर हो जाएगा, राइट। तो हमें t ऑफ n मिलेगा n इंटू सम कांस्टेंट k1। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, दोनों में सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है वो अलग है, लेकिन जो हाईएस्ट टर्म है फंक्शन मतलब वेरिएबल वाला टर्म वो सेम है। और मैंने आपको कहा था कि अगर दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सप्रेशन में हाईएस्ट ग्रोइंग जो टर्म होगा वो सेम होगा तो दोनों असिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। इसलिए दोस्तों ये जो दोनों जो प्रोग्राम है ये असिम्प्टोटिकली सेम टाइम लेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एग्जैक्ट अलग हो सकता है लेकिन हम हमेशा असिम्प्टोटिक के टर्म में बात करते हैं कि जो पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म क्या है। तो अगर हाईएस्ट ग्रोइंग टर्म सेम है तो दोनों कोड सेगमेंट, दोनों एल्गोरिथम असिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। सो होप आपको ये चीज पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम असिम्प्टोटिकली अनइक्वल फंक्शन को डिस्कस करेंगे।